हेलो बच्चों, वेलकम टू संतोष एकेडमिया। मैं शिशिर मल्होत्रा, आपका फिजिक्स फैकल्टी। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं और अब डर भी बहुत लग रहा है। तो आज थोड़ा सा जिसके किसी एक चैप्टर का डर थोड़ा सा खत्म कर, उसी के लिए मैं आज आपके लिए एक वन शॉट वीडियो लेके आया हूं, जिससे आप पूरे चैप्टर का बहुत जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसी में से उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज ये फर्स्ट चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेरी क्या चीज माइंड आती है? सबसे पहली चीज आती है चार्ज। क्या है चार्ज? तो चार्ज कुछ नहीं है, ये आसान सी चीज है। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और एनी मटेरियल, ठीक, दैट feels a force of attraction or repulsion due to excess or deficiency of electrons. इलेक्ट्रॉन्स मेरा एक्सेस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, कम या ज्यादा होने पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो महसूस करता है मटेरियल, वही चीज है चार्ज। अब चार्ज तो है, तो चार्ज कैसा होता है? तो कितने तरीके के चार्ज हैं? चार्ज मेरे दो तरीके के हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज हमने किसको बोला? जैसा कि किसमें है? प्रोटॉन में। और नेगेटिव चार्ज एज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? तो चार्ज को हम एसआई यूनिट इज कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से लिख देते हैं। एंड द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द चार्ज इज इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज का जो हम सिंबल यूज करते हैं, सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम चार्ज को। अब चार्ज की तो मैंने बात करी। अब चार्ज मेरा स्टेशनरी स्टैटिक भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है। तो जब चार्ज मेरा स्टैटिक है तो हम कहते हैं उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब चार्ज मोशन करता है तब हम उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ मोशन, चार्ज के मोशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। लेकिन अब क्या चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती? तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि हमने मैग्नेट में भी पढ़ा है, नॉर्थ नॉर्थ पोल रेपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव को रेपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर हमें पता है, द क्वांटिटीज विच इज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता है। इसलिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस स्केलर एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डायरेक्टली अगर मेरे पास एक 2 कूलम का चार्ज है और 3 कूलम है, टोटल मुझे करना है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 2 कूलम प्लस 3 कूलम मींस टोटल 5 कूलम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये एक प्रॉपर्टी बड़ी जरूरी सी है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड, मींस Q इज इक्वल टू N इंटू E। क्या मतलब है इसका? चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स एलिमेंट्री यूनिट। अब ये एलिमेंट्री यूनिट क्या है? एलिमेंट्री यूनिट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, and charge on one electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम।
अब मैंने कहा चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल मिला, n इज ऑलवेज एन इंटीजर। इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? इस एलिमेंट्री यूनिट का, मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का। यहां पर इस फॉर्मूले में Q क्या रिप्रेजेंट करता है? Q इज चार्ज, n is an integer and it represents number of electron. Number of electron. And E is charge on one electron. अब एक छोटी सी बात देख रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। तो एक कूलम चार्ज में मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q इज 1 कूलम। E मुझे पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस n इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q is 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Therefore, n is equal to 6.25 into 10 to the power 18. इस चीज को बिल्कुल याद रखिए कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम चार्ज। तो 2 कूलम चार्ज में मैं क्या करूंगा? सीधे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। अब चार्ज को जैसे कि हमने कूलम में रिप्रेजेंट करा, तो जैसे कि हमने डिफरेंट यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से अक्सर मेरी आती है, जैसे कि अगर मैं कहूं माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम इज 10 टू दी पावर माइनस 6। 1 मिली कूलम is equal to 10 to the power minus 3 coulomb. If I say 1 mega is 10 to the power 6. मेगा जनरली नहीं, बात कम यूज होता है। मिली और माइक्रो ये मेरे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इनको थोड़ा सा ही कन्वर्जन्स हैं छोटे से, अक्सर कभी कभी पूछ लेते हैं कि 2 माइक्रो कूलम पे आप चार्ज बताइए या 1 माइक्रो कूलम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, माइक्रो कूलम को सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 6, और उसके बाद 6.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा। ठीक, अब हम बात करते हैं करंट की। तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट मतलब करंट पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट टाइम। I is nothing but is equal to Q by T। हमने अभी पढ़ा है Q is equal to N into E। तो कई बार हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं, I is equal to N into E upon T। अब आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर? तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन के लिए कुछ नहीं, सबसे इजी बात है, हमें ये पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T।
means if t is equal to 1 second and q is equal to 1 coulomb, then I will be equal to 1 ampere, and 1 ampere is the unit of electric current. And the instrument used to measure the electric current is ammeter. नेक्स्ट टर्म आता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस. ये क्या चीज है? अगर मैं बिल्कुल उस पे जाऊं तो पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल. मतलब इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं किसी एक पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, जितना वर्क करना पड़ा यही वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसे कि मैंने लिया, क्या हो जाएगा? V इज नथिंग बट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब अगर यही मैं कहूं कि इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, then V is equal to means work done in moving a unit positive charge from infinity to a point is called electric potential. मीन्स इंफिनिटी से मैं अगर इस ए पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लेके आया, इंफिनिटी से यहां तक लाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ा दैट इज पोटेंशियल. मतलब मैंने मान लिया ये पोटेंशियल इज दिस इज VA. पोटेंशियल एट A इज VA and potential at B is VB. इंफिनिटी से B पॉइंट तक लाने में पोटेंशियल VB. अब पोटेंशियल डिफरेंस से एक शब्द मैंने लिखा, ये क्या चीज है? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल, potential difference. This is called potential difference. Means work done in moving a charge from B to A called potential difference. Means VB minus VA. If I say potential difference, this is E minus and the SI unit of is, अब SI यूनिट क्या होगी? वर्क की SI, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम. Therefore SI unit is joule per coulomb and 1 joule per coulomb is equal to 1 volt. एक और यूनिट हम लिख देते हैं. अब इसको मेजर कैसे करें? करंट को मेजर करने के लिए मेरे पास एमीटर है, चार्ज को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप है, वोल्टेज को मेजर, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल. अब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं. कुछ के सिंबल्स तो हमने छोटे क्लास में पढ़े हैं, आगे की जरा देखते हैं. चलिए, पहला है हमारा कनेक्टिंग वायर्स. कनेक्टिंग वायर्स को एक स्ट्रेट लाइन से में दिखा देते हैं. इस वायर में क्या है? अब वायर जॉइंट वायर मींस यहां मैंने एक बबल बना दिया, मींस बोथ द वायर्स आर इंटरकनेक्टेड, दोनों आपस में कनेक्टेड है. सेल, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी. अब जो बड़ी वाली लाइन है इसको मैं प्लस से और छोटी वाली लाइन को माइनस से रिप्रेजेंट करता, मींस पॉजिटिव टर्मिनल दिस. एमीटर, वोल्ट मीटर V,
गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस, ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच। तो ये बेसिकली कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं। इतने ही अभी आपको ग्रेड 10th के रिस्पेक्ट में आपको ये पढ़ने हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया करंट क्या होती है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज क्या होता है। अब उसी के बेसिस पे ओम एक साइंटिस्ट थे और ओम उन्होंने एक लॉ दिया, क्या कहा, कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारे पैरामीटर्स अगर मेरे कांस्टेंट हैं, then the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, ये बहुत ही एसेंशियल है। मतलब अगर मेरी ये फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होगी तभी मेरा ओम्स लॉ वैलिड होगा, नहीं तो मेरा ओम्स लॉ वैलिड नहीं। दूसरी चीज, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यहां पर वायर शब्द मत लिखिएगा, कंडक्टर लिखिए। अब एक मैंने कंडक्टर लिया, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। अब करंट मैं किस तरफ बनाऊं, तो करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पढ़ा है कि जो करंट हमारी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगी और निगेटिव में वापस जाएगी, ठीक। और अगर मैं चार्ज के रिस्पेक्ट में कहूं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट का फ्लो होता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या बात आई कि मैंने एज्यूम करा एक बी बैटरी लगाई, 20 वोल्ट की, आई उसमें करंट फ्लो कर रही है, फिजिकल कंडीशंस मेरी सब कांस्टेंट है। The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, means E is directly proportional to I. अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, मींस E is equal to I to, means ratio of V upon I is equal to constant, मींस V अपॉन I का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। फॉर्मूला मिला V इज इक्वल टू I इंटू R। यहां पर R क्या चीज है, R is nothing but it is called resistance. Means R मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि हम इसको क्या नाम दिया, अब करंट का फ्लो हमारा अगर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इसी चीज को V और I को जरा थोड़ा सा समझते हैं ग्राफिकली। मैंने इस एक्सेस पे, Y एक्सेस पे मैंने पोटेंशियल ले लिया और X एक्सेस पे मैंने करंट ले ली। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, मींस ग्राफ मेरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, V अपॉन I मेरा क्या है, V बाई I इज इक्वल टू R, मींस स्लोप ऑफ VI ग्राफ ये हमेशा किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस। मींस जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एक मैंने ग्राफ ये बनाया, एक ग्राफ ये लाइन है,
तो दोनों में स्लोप किसकी ज्यादा है? इसकी स्लोप ज्यादा है, मींस इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर मैं यहां तो बात क्लियर है, लेकिन कई बार थोड़ा सा क्या चेंज करते हैं, एक्सेस चेंज कर देते हैं। आई करंट पर वी, एक्सेस चेंज कर दिया। अब आई मेरा वाई एक्सेस में है, वी मेरा एक्स एक्सेस में है। ग्राफ तो अभी भी मेरा वही स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन अंतर क्या होगा? यहां पर देखिए, आई अपॉन वी इज इक्वल टू 1/r, मीन्स स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू 1/r। अब इस केस में क्या है, लेसर दी स्लोप मोर दी रेजिस्टेंस। इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकला? लेसर दी स्लोप मोर दी, क्लियर? तो एक ध्यान रखिएगा, इन अगर वी आई ग्राफ है तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर आई वी ग्राफ है तो जिसकी स्लोप कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब रेजिस्टेंस को थोड़ा सा समझते हैं। तो रेजिस्टेंस है क्या चीज? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को अपोज करे। जैसे कि हम रोड में चलते हैं और रोड पे हमारी स्पीड को कम कौन करता है? स्पीड ब्रेकर। तो जिस तरीके से स्पीड ब्रेकर हमारी स्पीड को कम करता है, इसी तरीके से एक रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, करंट के फ्लो को कम करे। ठीक, वहां अगर मेरे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं, लाइन से मैंने कई सारे बना दिए, तो मेरी स्पीड और कम हो जाएगी। का मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ करंट कम होगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। ओम्स ने लॉ दिया था, उन्हीं के नाम पे पड़ी थी, ओम। इसका सिंबल हम ये यूज करते हैं। अब सिंबॉलिकली हम ये रेजिस्टेंस हमने कंपोनेंट में देखा था, इस तरीके से हम बनाते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? हमने पढ़ा V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आर एक कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। Let's say L is the length of conductor. Resistance is inversely proportional to cross section area. कंडक्टर का, लेट्स से क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। वायर के केस में एक चीज बात ध्यान रखिएगा कि वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है, मतलब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर वायर बोल दिया तो रेक्टेंगुलर वायर नहीं होता, हमारा सर्कुलर ही वायर हो। क्रॉस सेक्शन means resistance is directly proportional to length and resistance is directly proportional, inversely proportional to cross section area. तो अगर मैं दोनों चीजों को कंबाइन करूं तो R is proportional to L upon A। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, इसकी जगह पर आता है R is equal to रो L upon, अब ये क्या नया टर्म आ गया? रो। रो इज रेजिस्टिविटी।
रो इज टर्म्ड एज रेजिस्टिविटी। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना थिक वायर होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जितना थिन वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टिविटी अब एक टर्म आ गया। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बड़ा बेस, बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉपर लिया, अब इस कॉपर से मैंने एक वायर बनाया, वायर जैसे ही बनाया तो वायर एक ऑब्जेक्ट है, वायर का, इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस होगा लेकिन कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी। तो मेरे पास तीन फैक्टर मिल गए मुझे कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, तीसरा फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर और बचा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टेंस मेरे चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल या रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर पे। इन केस ऑफ कंडक्टर, if temperature increases resistance also increases। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। इनके केस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस मेरा, एक और चीज अक्सर पूछते हैं ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में कि रेजिस्टेंस में ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस पूछते हैं। तो ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं में ओम्स लॉ फॉलो करते, ओम्स लॉ वैलिड होता है। नॉन ओमिक जिसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, ये नॉन ओमिक है। अब हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी है रो, सिंबल यूज करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला मिला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मैं पूछ रहा हूं कि रेजिस्टिविटी आपके कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? जल्दी से बच्चे बहुत सारे कह देंगे सर लेंथ, फॉर्मूला निकाल के रो इज इक्वल टू R A अपॉन एल। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी सिर्फ इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती।
तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट, दोनों की यूनिट ओम और ओम मीटर, सेकंड पॉइंट, और उनके फैक्टर्स पे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, बिल्कुल दिमाग में भर लो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, a copper wire of resistance 40 ohm is cut into 4 equal pieces, and what is the resistance and resistivity of each part? ये हमने पढ़ा, एक वायर के मैंने 4 इक्वल पीसेस करे, मैंने कट करा, 4 पीसेस करती है, मतलब अब लेंथ एक पीस की कितनी हो गई? इफ इनिशियल लेंथ इज L, तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट, मैंने कितने पीसेस करे? 4, हो गई L/4। वायर कट करने से एरिया में कोई चेंज होगा नहीं, तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट क्या हो जाएगा? R/4 मीन्स 40/4 मीन्स 10 ओम। वायर कट करने से मटेरियल कॉपर ही रहेगा, अगर कॉपर का वायर है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी में नो चेंज। रेजिस्टिविटी नो चेंज, बिकॉज रेजिस्टिविटी, रीजन पूछेगा तो आप लिख देंगे रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। हो गया, रीजनिंग भी दे दी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर ऑफ लेंथ L इज 3 ohm. The wire is stretched uniformly such that its length becomes 2L. Find the new resistance of the stretched wire. अब इस क्वेश्चन में मैंने वायर को कट नहीं करा, मैंने वायर को स्ट्रेच किया। अब एक वायर को अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा? लेंथ तो इंक्रीज करेगी, प्रोपोर्शन में एरिया मेरा क्या हो जाएगा? कम। जिस प्रोपोर्शन में लेंथ मेरी बढ़ती जाएगी, रबर बैंड को अगर मैं खींचूंगा तो रबर बैंड क्या होती है? लेंथ भी बढ़ेगी और रबर बैंड थोड़ी सी पतली। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, when wire is stretched, रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और अगर मैं एरिया के टर्म में बात कहूं तो रेजिस्टेंस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो चीजें ध्यान रखिए, लेकिन ये कब है? जब मेरा वायर स्ट्रेच करा गया, ये उसी केस में होगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या करा जा रहा है कि इनिशियल लेंथ रेजिस्टेंस R1 मैंने कह दिया 3 ओम, इनिशियल लेंथ L1 L और L2 2L। लेंथ मैंने 2 टाइम्स कर दी, तो अब रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा? R2 by R1 is equal to L2 square divided by L1 square. L2 is equal to 2 times means 4 L1 square by L1 square means R2 is equal to 4 times R1. Initial resistance is 3 ohm, तो R2 मुझे कितना मिल गया?
तो जब भी मैं वायर को स्ट्रेच करूंगा, अगर मेरी लेंथ, रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ के। और अगर मैं एरिया के टर्म में बात करूंगा तो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया। ये दो की पॉइंट्स याद रखिएगा जब भी मेरा वायर स्ट्रेच करा जा रहा है तब। कट करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं। अब रेजिस्टेंस पढ़ा तो रेजिस्टेंस को जरा मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो हम दो ही तरीके से लगा सकते हैं, या तो सीरीज या पैरेलल। क्या मतलब है सीरीज का, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। मैंने लिया R1, R2 एंड R3, ये तीन रेजिस्टेंस लिए। इन दोनों को अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट करूं तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मुझे क्या निकालना आया हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब कि अगर मैं इस तीन रेजिस्टेंस की जगह पर अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं, एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं, तो ये वाला रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन और वो सिंगल रजिस्टर एक जैसा बिहेवियर शो, ये मतलब होता है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक यहां पर एक एमीटर लगा दिया, एक बैटरी, एमीटर हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर हम हमेशा पैरेलल लगाते हैं। अक्सर ये डेरिवेशन आप लोगों से पूछा जाता है बोर्ड में, सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट का। तो बिल्कुल ऐसे ही सर्किट बनाइएगा। एमीटर में ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, एज्यूम कर लिया मैंने एक करंट आई फ्लो कर रही है, पॉजिटिव से निकलेगी। अब सीरीज सर्किट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सबसे पहली बात क्या समझ आती है, करंट रिमेन्स सेम। करंट, सब में करंट एक ही करंट होगी, इसमें भी आई होगी और इधर भी आई होगी। अब इसकी जगह पर अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं तो मैंने बोला आर ई, कंडीशन क्या है कि मैं सेम वोल्टेज दूं, द करंट विल आल्सो रिमेन्स। इस बात को कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। अब सिंपली अगर मैं बात करूं तो मैंने टोटल वोल्टेज V दिया, करंट मेरी सब जगह सेम है, वोल्टेज डिवाइड्स होता है। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो V इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर। अब ओम्स लॉ हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर मैं इस V1 की वैल्यू निकालूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V1 इज इक्वल टू करंट इसमें I, रेजिस्टेंस R1 R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। इस सर्किट में लगाऊं तो मेरा आएगा V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब ये सभी वैल्यू मैं अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो इससे मुझे मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, अगर मेरे रेजिस्टेंस सारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका जो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस।
ये तो हो गया सीरीज में। सीरीज में ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास अगर प्रूफ के टर्म में आए तो ऐसे ही वोल्ट मीटर और एमीटर लगा के करें। मीटर सीरीज, वोल्ट मीटर पैरेलल। अब हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल सर्किट ले लेते हैं। अब पैरेलल सर्किट के रिस्पेक्ट में, जैसे कि सीरीज में मेरी करंट सेम रहती थी, यहां पर वोल्टेज सेम रहे। पोटेंशियल डिफरेंस करंट एज्यूम कर लिया, एक आई करंट जा रही है यहां से, आई इधर गई I1, I2 एंड फिर से वही चीज, इसकी जगह पर अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं, कंडीशन वही, by applying a same voltage the current will remains। फिर से यहां करंट डिवाइड्स हो रही है, मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर से ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर, मीन्स I इज इक्वल टू V बाई R। I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by R3। और इस सर्किट में अप्लाई करूंगा तो मेरा I is equal to V by R। ठीक, अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, V by R equivalent is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। Therefore 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R। तो सीरीज के केस में मेरा डायरेक्टली R इक्विवेलेंट था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल केस में 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R। अब मेरा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन n इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। अब मेरे पास n इक्वल रजिस्टर्स हैं, लेट्स से let the resistance of each is R ohm। अब मेरे पास मैंने क्या करा, इसको सीरीज कनेक्शन, when they are connected in series। तो सीरीज के लिए मुझे पता है R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट will be R plus R plus and so on n times। So we get R equivalent is equal to n मतलब टोटल रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, n टाइम्स R। और यही अगर मैं पैरेलल कनेक्शन लगाऊं तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R
plus 1 by r plus and so on n times. So 1 by r equivalent is equal to n by r. Therefore, r equivalent is equal to r by R equivalent of series and R equivalent for parallel. सीरीज में n टाइम्स हो जाएगा और पैरेलल में 1 बाय n टाइम्स. ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं कि मेरे पास n रेजिस्टेंस दे दिए या आपसे नंबर टोटल रेजिस्टेंस बता दिया, नंबर पूछ लिए कि मैं कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे मुझे टू गेट the total resistance when they are connected in series या when they are connected in parallel, या इन दोनों का रेशियो भी कई बार पूछ लेते. चलिए, तो आपको अगर ये ध्यान रहेगा तो मुझे सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने, तो अब बहुत इजीली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी. हमने एक सर्किट लिया है, अब मुझे कैलकुलेट करना है इस इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो मुझे मेरे पास यहां पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होंगे, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ होंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं क्या क्या सीरीज है, कहां सीरीज कहां पैरेलल. तो जरा ध्यान से देखिए, मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में सीरीज में, मींस इसको मैंने एज्यूम कर दिया आर ए. जब भी बोर्ड में करेंगे हमेशा इनको एज्यूम कर लिया करिए किसी एक अदर नेम. हर जगह आर इक्विवेलेंट मत लिखिएगा, वो एरर हो जाती है लास्ट में. तो मैंने बोल दिया आर ए. अब आर ए क्या चीज है, सी प्लस, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, डायरेक्टली प्लस कर दिया. चलिए, तो आर ए मेरा क्या है, सीरीज. आर ए इज इक्वल टू 3 + 3 मीन्स आर ए इज इक्वल टू 6 ओम. ये आर ए इसके साथ क्या है, देखिए ये शेप मतलब पैरेलल, इसको मैंने बोल दिया आर बी. तो 1/RB इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/RA मीन्स 1/6 प्लस 1/6 मीन्स 6. तो RB इज इक्वल टू E. ये 1/RB की वैल्यू है. अब मुझे यहां क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों को जरा देखिए, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल. को मैंने नेम दे दिया RC. तो 1/RC इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 मीन्स 3/6. तो RC इज इक्वल टू 2 ओम. अब ये मेरा जो RB निकल के आया था, इस पूरे का कॉम्बिनेशन है मेरा RB. ये RB इसके साथ क्या है, सीरीज में. देखिए अगर ध्यान से देखिए, ये लगा है RC, ये है मेरा RB और ये है मेरा 5 ओम. अरे ए, अब ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, सीरीज. इसको मैंने बोल दिया RD. तो RD इज नथिंग बट RC प्लस RB. RB इज 3 ओम, RC इज 2 ओम मीन्स 5. अब ये RD इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल. तो 1/RAB और R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 2/5. लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इनवर्स.
तो RAB इज इक्वल टू 5/2 मीन्स 2.5, ये मेरा फाइनल। तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से करेंगे तो कभी भी आपके बोर्ड में मार्क्स नहीं डिडक्ट हो, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है, अब मैंने क्या लिया है, फ्रॉम द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द करंट थ्रू दी बैटरी। एक सर्किट है मेरा, 330 वोल्ट की एक बैटरी है, एक 3 ओम 6 ओम कैसे कनेक्ट है, पैरेलल, इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ सीरीज। मुझे ये A1 B1 V2 A2 इन सब की वैल्यू कैलकुलेट। तो जब भी हम बात करेंगे, एक तो पहली चीज, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बैटरी के प्लस माइनस, करंट मैंने एज्यूम बनाई, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी तरफ मेरा एमीटर का पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। वोल्ट मीटर का प्लस माइनस के लिए मैं हमेशा बैटरी के प्लस माइनस को देखूंगा, बैटरी का वोल्ट मीटर का प्लस इधर माइनस इधर, प्लस करंट ये गई, तो इसमें करंट लेट्स से I1, हर करंट का एरो इस तरफ है इसलिए ये प्लस माइनस प्लस माइनस, करंट इधर जाएगी। चलिए, अब मुझे सबसे पहले करंट थ्रू दी बैटरी निकालनी। जब भी करंट थ्रू दी बैटरी की बात करेगा तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, करंट I। और करंट थ्रू बैटरी की जब हम बात करेंगे तो हमेशा V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है सर। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी से बताइए, हो गया आएगा। ये देखिए 3 और 6 मेरे क्या हैं, पैरेलल, मीन्स अगर मैंने बोला 1/RX इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 मीन्स 1/2, तो इससे RX आ जाएगा मेरा 2 ओम, 2 इसके साथ सीरीज में, मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 प्लस RX इक्वल टू 6। तो R इक्विवेलेंट मुझे मिल गया 6 ओम। इससे अब मैं निकालूंगा I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V इज 30/6 means 5, current through the battery is 5 एम्पियर। अब मुझे क्या निकालना है, V1 V2। तो V1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, V1 करंट I मुझे पता लग चुकी है, I कितनी है 5 एम्पियर। ओम्स लॉ लगा दीजिए, I इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। 1 पता लग गया मुझे टोटल वोल्टेज पता है, V1 पता लग गया, तो V2 V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, देयरफॉर V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस V1 मीन्स 20 माइनस 10 10 वोल्ट। ये V2 आ गया मेरे पास। अब हमें ये पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीधे फिर से ओम्स लॉ ही लगाना है। क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इसके क्रॉस वोल्टेज V2 by 3 मीन्स 10/3। I2 मेरा कितना हो जाएगा, V2/6 मीन्स 10/6 और 5/3। तो मेरे I1 I2, अब एमीटर A3 की रीडिंग क्या होगी, I2, A2 की रीडिंग I1, A1 की रीडिंग I, V1 उधर कैलकुलेट कर दिया, सारे पैरामीटर्स मेरे, जो भी पैरामीटर, ऐसे ही बिल्कुल बहुत सिंपल से क्वेश्चन।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज है? The rate at which the work is being done in an electrical circuit is called electric power. Rate of doing electric work is called electric power. Power is equal to work divided by time. अब वर्क हमने पढ़ा है, V पोटेंशियल पढ़ा, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, मीन्स वर्क इज इक्वल टू V इंटू, तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टी। और हमने करंट पढ़ा, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो पावर इज इक्वल टू V टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ P इज इक्वल टू I इंटू R। तो पावर का एक और फॉर्मूला मिला मुझे, I स्क्वायर R, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I इज इक्वल टू E बाई आर। तो मेरा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा पावर इज इक्वल टू E स्क्वायर बाय, तो पावर का या तो मैं V इंटू आई, या I स्क्वायर R, या V स्क्वायर बाई आर। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट वर्क पर यूनिट टाइम, मींस जूल पर, एक और हम यूनिट बोलते हैं वॉट। पावर को हम एक्सप्रेस करते हैं वॉट में, या कह सकते हैं जूल पर सेकंड, एंड 1 जूल पर सेकंड इज 1 वॉट। अब हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट है क्या? व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट। पता है ना, तार को लगाऊंगा या मोबाइल बहुत देखते हैं, थोड़ी देर बाद करंट उसमें अंदर फ्लो ही होती है, मोबाइल मेरा गर्म हो जाता है, या वायर को कराता हूं, थोड़ी देर बाद वायर गर्म हो जाता है। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जूल्स ने ही हमें कुछ बताया था इसी हीटिंग इफेक्ट के बारे में, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, या जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अब ये हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है? पहली चीज तो ये, क्यों वायर गर्म हुआ? तो क्यों गर्म हुआ कि जब भी मेरा करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो करंट के फ्लो से रेजिस्टेंस आएगा। अब जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वजह से जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। वही हीट निकलती जिसकी वजह से हमारा कंडक्टर या वायर जो होता है वो गर्म हो जाती है हमारी डिवाइसेस। तो मैंने अज्यूम करा, लेट Q चार्ज is flowing when a potential difference E is तो वर्क डन हमने पढ़ा, वर्क डन क्या होता है? Q इंटू V। बोल सही। और Q मेरा किसके इक्वल होता है? I इंटू टी के। तो वर्क डन इज इक्वल टू V I, Ohm's law के अकॉर्डिंग V is equal to IR, means this work done is equal to I square RT। और यही वर्क डन जो है, this work done is converted in the form of heat energy। Therefore, heat energy is H is equal to
आई स्क्वायर आर। अब इस एक्सप्रेशन को जरा समझिए और इसमें क्या कंक्लूजन निकले इस एक्सप्रेशन से। that the heat energy is directly proportional to square of the current, but इस करंट को अगर मैं ट्वाइस कर दूंगा तो हीट प्रोड्यूस्ड 4 टाइम्स इन। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतनी हीट प्रोड्यूस्ड ज्यादा। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तो हमने हमेशा ऑब्जर्व करा है, मोबाइल को बहुत देर तक यूज करते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है, तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही मेरा जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, heat produced is directly proportional to the resistance, and heat produced is proportional to the time for which the current is। अब जूल्स एनर्जी है, हीट एनर्जी है, जूल होती है। लेकिन अब एक्चुअल में क्या है कि नॉर्मली तो हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर जब हम बात करते हैं तो हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं एनर्जी के बारे में, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमारा मीटर का जो बिल आता है उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन है वो जूल्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, तो किसमें करते हैं, वही है मेरी कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आवर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर। क्या ये 1 जूल के इक्वल है? नहीं। क्या है? 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू, किलो मीन्स 1000, 3600 means 3.6 into 10 to the power 6. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6। अब डेली लाइफ में हम लोग तो किलोवाट में भी समझ, आवर में भी है, ठीक है, लेकिन हम डेली लाइफ में जो शब्द यूज करते हैं वो ये नहीं करते, हम यूज करते हैं 1 यूनिट। इतने यूनिट, ज़्यादा देर एसी चलेगा तो ज़्यादा यूनिट कंज्यूम होगी। तो 1 यूनिट है क्या चीज़? तो 1 यूनिट कुछ नहीं है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अब आप समझ गए होंगे कि कितने यूनिट का मतलब 1 किलो वॉट आवर। किलो मीन्स 1000, आर तो ठीक। तो दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास हीटिंग अप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, आयरन है, रूम हीटर है, तो इन सब में जो हम वायर यूज करें क्या उसकी कुछ अलग खासियत होगी? नहीं आ रहा है ना दिमाग? तो हाँ, मेरे पास जितनी भी हीटिंग अप्लायंसेस हैं इनके में जो वायर यूज हो रहा है की एक अलग खासियत होती, क्योंकि मुझे ज़्यादा हीट चाहिए, ठंड बहुत पड़ रही है ना, तो इस ठंड में मुझे रूम हीटर चलाना है, तो रूम हीटर में क्या करेगा, रूम के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, ठंड मुझे। तो उसी चीज़ को करने के लिए यहाँ जो वायर यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं बल्ब में यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब में या इलेक्ट्रिक आयरन में, तो यहाँ पर जो हम वायर यूज़ करते हैं उसकी एक खासियत होती है, इज हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट।
इस लाइन को बिल्कुल भर लीजिए अपनी दिमाग में। कभी भी, कभी वो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक बल्ब के रिस्पेक्ट में पूछ लेते हैं, कभी इलेक्ट्रिक आयरन, कभी रूम हीटर, कभी इलेक्ट्रिक टोस्टर, कुछ भी कह रहे हूं, इन सब में वायर की जो प्रॉपर्टी, जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है कि उनका वायर का रेजिस्टेंस मेरा हाई होना चाहिए और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। मींस दे डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम टंगस्टन का वायर यूज करते हैं। क्लियर? तो टंगस्टन क्यों यूज कर रहे हैं, तो भी यही आंसर है। इसमें वायर जो यूज कर रहे हैं उसकी क्या खासियत है? हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब एक और है हमारी डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे दोनों काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी यही काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या है? सेफ्टी करने के। जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही हो तो मेरा एमसीबी जो फ्यूज है वो वायर उसका मेल्ट हो जाए, जिससे कि हमारी जो डिवाइस है वो बच जाए। ऐसे ही होते हैं ना इलेक्ट्रिक फ्यूज आप लोगों के। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की खासियत क्या है कि इसमें वायर कैसा यूज होना चाहिए? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो वायर है उसमें भी हीट मुझे ज्यादा चाहिए कि ज्यादा करंट फ्लो हो तो तुरंत हीट ज्यादा होके मेल्ट हो जाए। इसका मतलब इसमें जो वायर यूज होगा हाई रेजिस्टेंस बट लो मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टेंस तो हाई होना चाहिए लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए। तो फ्यूज में जो वायर यूज होते हैं उनका हाई रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन हीटिंग अप्लायंसेस में जो डिवाइस वायर यूज होते हैं उनका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है हर बार। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रूम हैज टू ट्यूबलाइट्स, अ फैन एंड अ टीवी। ईच ट्यूबलाइट ड्रॉज 30 वॉट, मतलब एक ट्यूबलाइट 30 वॉट पावर कंज्यूम कर रही है। हमारे पास दो ट्यूबलाइट हैं। अब द फैन ड्रॉज 80 वॉट, मींस पावर कंज्यूम जो है फैन कितनी कर रहा है? 80 वॉट। और एक टीवी है मेरे पास जो कि कितनी ड्रॉ कर रहा है? 60 वॉट ऑन द एवरेज। द ट्यूबलाइट्स आर केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स, मतलब ट्यूबलाइट जो दोनों मैंने कितनी देर के लिए टोटल चलाई हैं? 5 आवर्स के लिए। द फैन फॉर 12 आवर्स एंड द टीवी फॉर 8 आवर्स एवरी डे। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रुपीज 3.10 पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर की जगह पर कई बार क्वेश्चन में ये भी कह सकता है पर यूनिट। हमें ये पता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। फाइंड द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे and the cost of electricity used in this room in a 30-day month। मतलब उस महीने में मेरा 30 दिन है, उसमें टोटल मेरे बिल की कॉस्ट क्या होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि टोटल एनर्जी जो ट्यूबलाइट है वो कितनी कंज्यूम कर रही पर डे, पहले पर डे की बात करेंगे। तो मेरे पास कितने बल्ब हैं? दो। और हमें यह पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होती है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। मींस वर्क इज नथिंग बट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो एनर्जी इज नथिंग बट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। बस यही कंसेप्ट लगाना है। चलिए, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 bulbs पर डे। मेरे पास 30 वॉट पावर है। कितने बल्ब है मेरे पास? दो।
कितनी देर चला रहा हूं मैं? 5 आवर्स। अब मुझे तो निकालना किसमें होता है? कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। तो मुझे इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाई 1000। ये वैल्यू मेरी में कितनी आ जाएगी? 0.3 किलोवाट आवर। नेक्स्ट निकालूं मैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन पर डे। पावर कितनी है फैन की? 80 मल्टीप्लाई बाई, मैं कितनी देर फैन चला रहा हूं? 12 आवर्स, डिवाइडेड बाई 1000 मीन्स 0.96 किलोवाट आवर। नेक्स्ट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी पर डे। टीवी की पावर कितनी दे रखी है? 60 वॉट, मल्टीप्लाई कितनी देर चला रहा हूं मैं? 8 आवर, डिवाइडेड बाई 1000 मीन्स 0.48 किलोवाट आवर। तो ये मेरी क्या आई? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 बल्ब्स 0.3 किलोवाट आवर, by fan 0.96 kilowatt hour, and for TV 0.48 kilowatt hour. This is the energy consumed per day by each devices. अब मुझे पहले निकालना है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे, मीन्स टोटल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल दीज 3 एनर्जी। तो टोटल एनर्जी consumed per day equal to 0.3 plus 0.96 plus 0.48 will be 1.74 kilowatt. अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है कि अगर मेरी कॉस्ट, टोटल एनर्जी मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो पहले मैं निकालूं टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 30 डेज। मेरे उस मंथ में कितने हैं? 30 डेज। मैं क्या करूंगा? 1.74 मल्टीप्लाई बाई, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट का रेट क्या है? फीस 3.10। कॉस्ट फॉर अ मंथ इक्वल टू 1.74 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 3.1, तो 161.82। अच्छा, ये मेरी कॉस्ट निकल आएगी पूरे 30 डे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन जो है, इसी तरीके क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, इनको जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिए। बने रहिए हमारे संतोष एकेडमिया के चैनल के साथ। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस वन शॉट वीडियो का फायदा उठाइए।